Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 7 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 7 and week number 7. 6. So in our today's lecture we will discuss about the compression members. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है रिलेटेड टू द स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने स्टील, उसके मेजर कंपोजिशंस, स्टील ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड स्टील मेकिंग प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए. देन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टील टाइप्स, बिल्ट अप सेक्शंस, मॉडर्न स्टील्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लोड्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन द स्टील स्ट्रक्चर्स, लोड की कॉम्बिनेशंस, उनके लिए हम कौन से फैक्टर्स को यूज़ करते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द वेरियस डिज़ाइन मेथड्स, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन मेथड, अलोएबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड, लिमिट स्टेट्स एंड प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए. And then in our last few classes we discussed about the analysis and design of tension members. हमने कुछ जो स्टील के सेक्शंस हैं उनको हमने एनालाइज भी किया एज अंडर टेंशन लोडिंग, और उसके बाद हमने उनको डिज़ाइन भी किया. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन. कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वाइस वर्सा दोनों फोर्सेज एज अ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बोथ एक्ट कर रहे होते हैं. उसमें हम एक मेजर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस जो मेंबर के अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस हायर हैं तो हम इसको मेंबर को एज अ कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे, और अगर टेंसाइल फोर्सेस हायर हैं तो हम मेंबर को एज अ टेंशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे. तो ये सारी क्लासेस जो है वो हम सारे लेक्चर्स अपनी डिस्कस कर आए हैं, सारे टॉपिक्स. सो मज़ीद इन आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स के हवाले से कि कंप्रेशन मेंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के दरमियान. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेंट्रिकली एंड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स, कि कंसेंट्रिकली और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स के दरमियान जो है वो बेसिकली क्या फ़र्क होता है और किस तरह से लोड जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. देन वी विल गो फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स एंड अनसपोर्टेड लेंथ्स ऑफ द कॉलम्स. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज कंप्रेशन मेंबर्स? In simple words, we can say that those members which are facing compressive forces are considered as a compression members. कि रियलिटी के अंदर जो आपके बीम्स हैं या जो प्लेन एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो फ्लेक्सर को ज़्यादातर हम फेस करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट मेंबर्स बेसिकली आर कंसिडर्ड एज अ टेंशन मेंबर्स. लेकिन जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स हो गए जिनके अंदर इवन इंक्लाइन ब्रेसेस हो गई, तो वो मेंबर्स बेसिकली जो हैं आपके कंप्रेसिव फोर्सेस उस मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इन मेंबर्स को एज अ कॉलम्स भी कंसिडर करते हैं, एज अ कंप्रेशन मेंबर्स भी कंसिडर करते हैं. So the compression members are structural elements that are subjected to axial compressive forces. The load are applied along the longitudinal axis and through the centroid of the member cross section. कि मेंबर जो आपका वर्टिकल पोजीशन में है उसके टॉप सरफेस से जो है वो वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहे हैं, और वो लोड जो है वो थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, सेंट्रल रीजन से, सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से जो है वो लोड ट्रांसमिट हो रहे हैं उस मेंबर से होते हुए, और मेंबर टू मेंबर जो है वो लोड ट्रांसफर हो जाते हैं और टू द फाउंडेशन. सो समटाइम्स हम क्या कंसीडर करते हैं, जो हमारी इमेजिनरी पर्सपेक्टिव होती है वो ये होती है कि द लोड व्हिच आर एक्टिंग ऑन द कॉलम्स बेसिकली आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द मेंबर. लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. इन रियलिटी जो लोड है वो सेंट्रॉइडल एक्सिस से आपका पास अगर नहीं होता, वो समहाउ कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी उसकी एक्ट कर रही होती है, सेंट्रॉइड से हट जाता है, उस केस के अंदर एक इसेंट्रिक डिस्टेंस डेवलप होता है, और उस इसेंट्रिक डिस्टेंस की वजह से बेंडिंग्स जनरेट होती हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट होती हैं, जो कि मेंबर को कोलैप्स करने के चांसेस जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं. सो देयर आर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स? So compression members are those members which are facing a compressive stresses, whereas tensile members are those members which are facing a tensile stresses. ये तो major definition हो गई. 3 major differences हैं compression और tension members के दरमियान. कि number 1, tensile loads tends to hold member straight while compression loads tends to bend them
out of the plane of loads. Serious situation is developing. However, this phenomena is known as the buckling of columns or buckling of compression members. टेंसाइल के अंदर क्योंकि हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पुलिंग फोर्स की वजह से जो मेंबर है उसके अंदर अगर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ गई है, थोड़ी सी बेंडिंग जनरेट हुई है, तो जब आपके टेंसाइल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उस मेंबर को पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंबर स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, मेंबर को जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनके अंदर जब कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तो वो मेंबर को साइडवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक सीरियस सिचुएशन डेवलप होती है। उस सीरियस सिचुएशन को हम बकलिंग कहते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम्स और बकलिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। तो ये थी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या कहती है? द प्रेजेंस ऑफ रिवेट्स एंड बोल्ट होल्स। हमने लास्ट क्लास में टेंशन सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया कि जब आप एक टेंसाइल पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन के अंदर जब आप एक जंक्शन या एक जॉइंट डेवलप करते हैं, अगर वो जॉइंट नट बोल्ट सिस्टम का है तो उस केस के अंदर हमने एरिया जो है वो ग्रॉस एरिया के बजाय नेट एरिया हमने कंसीडर किया कि होल्स की वजह से वो सेक्शन जो है वो वीकर हो जाता है, फेल्यूर प्लेन उनका होल्स के दरमियान डेवलप हो रहा होता है। The presence of rivet and bolt holes in tension member reduces the area available for resisting loads। और इसकी वजह से जो आपके होल्स होते हैं वहीं पे फेल्यूर प्लेन डेवलप हो रहा था, वहां पे लोड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो वहां पे कम हो जाती है। लेकिन जब आप कंप्रेशन मेंबर्स की बात करते हो, मेंबर कंप्रेस हो रहे हैं, तो यही होल्स के अंदर जो नट बोल्ट सिस्टम है, जो आपके बोल्ट्स लगे हुए हैं, वो बेसिकली उस जो होल्स होते हैं उनको वो फिल कर देते हैं और वो एक एडिशनल लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है मेंबर को। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेंशन मेंबर्स के अंदर जो कनेक्शन है बाय रिवेट और होल्स का जो बोल्ट हैं, उनका जो कनेक्शन है वो उसके एरिया को ओवरऑल रिड्यूस कर रहा होता है। लेकिन इन द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स जो नट बोल्ट सिस्टम है बेसिकली वो हमें एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो तीसरा मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान वो है डिजाइन स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर्स। कि जब आप टेंशन मेंबर्स की बात करते हैं, कुछ जो डिज़ाइन स्ट्रेसेस हैं टेंशन मेंबर्स के अंदर वो हम स्पेसिफाई करते हैं अराउंड 90% ऑफ द यील्ड स्ट्रेसेस इन ग्रॉस सेक्शन के अंदर और 75% हम कंसीडर करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस इन द इफेक्टिव सेक्शन। कि जब आप इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो हम अल्टीमेट स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर रहे थे कि इस बीम की या इस स्टील के मटीरियल की बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, और उसको हम 75% यानी कि रेजिस्टेंस फैक्टर जो है वो हमारा 75% था। और जब हम ग्रॉस एरिया की बात कर रहे थे तो हमारा जो रेजिस्टेंस फैक्टर है वो 90% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था। लेकिन जो कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर हम अज्यूम करते हैं, हमारे पास जो यील्डिंग स्ट्रेस और जो अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं एज पर रिक्वायर्ड सेक्शन, एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो ये थी तीनों मेजर डिफरेंसेस कि नंबर 1 टेंसाइल मेंबर्स के अंदर टेंशन जनरेट होती है, मेंबर स्ट्रेट हो जाते हैं, कर्व जो है वो जनरेट होता है कंप्रेशन मेंबर के अंदर, मेंबर बेंड हो जाते हैं। सेकेंडली जो है वो टेंशन मेंबर के अंदर जो आप होल्स और बोल्ट्स वगैरह लगाते हैं वो बेसिकली जो है वो सेक्शनल एरिया जो है वहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, एक वीकर जॉइंट सेक्शन बन जाता है जहाँ पे आपका फेल्यूर प्लेन डेवलप होता है। लेकिन कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर क्योंकि मेंबर कंप्रेस हो रहे हैं तो जो आपके बोल्ट्स और डायमीटर्स हैं या आपके जो नट बोल्ट सिस्टम है बेसिकली वो आपको एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। थर्ड इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कि हम टेंशन मेंबर के अंदर 90% ऑफ यील्ड स्ट्रेस एंड 75% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जो कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर हमारे पास हम सेक्शंस के डिटेल्स को अज्यूम करते हैं। अब जनरली हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि टेस्ट ऑन मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल कॉलम्स इन रियल लाइफ कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया द कॉलम दे विल फेल एट एक्सियल स्ट्रेसेस वेल बिलो द इलास्टिक लिमिट ऑफ द कॉलम। कि जब आपके कॉलम है वो बेसिकली आपके जो एक्सियल स्ट्रेसेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, कंप्रेसिव लोड जो एक्ट कर रहे हैं, वो जो बेसिकली कॉलम की जो अपनी एक इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट यानी कि मटेरियल जो है वो एक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, उसके बाद मटेरियल जैसे वो लोड रिमूव होते हैं मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि द मेजॉरिटी ऑफ द कॉलम विल फेल एट एक्सियल स्ट्रेसेस वेल बिलो द इलास्टिक लिमिट। कि मटेरियल जो है वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन कंप्रेसिव के अंदर मटेरियल की अपनी जो कॉलम्स की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है या वो बहुत ही कम बियर करता है बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू बकल।
क्योंकि वर्टिकल मेंबर है उसके अंदर जैसे आपने टॉप से लोड अप्लाई किया उसके साइड के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन जनरेट हुई और किसी भी वक्त जो मेंबर है वो आपका बकल कर सकता है, व्हिच इज अ सडन लैटरल बेंडिंग ड्यू टू द क्रिटिकल कंप्रेसिव फोर्सेस. And for these reasons, the strength of compression members is reduced in the relation to the danger of buckling, depending on its length of the column and conditions and cross-sectional dimensions. इसी वजह से जो टेंशन मेंबर्स के अंदर हम जब कंसीडर कर रहे थे कि हमारे पास जो मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस हम फैक्टर जो यूज कर रहे थे वो रेजिस्टेंस फैक्टर हमारे कम थे, यहाँ पे हम मटेरियल की जो अपनी स्ट्रेंथ है कंप्रेशन मेंबर्स के लिए बहुत ही कम कंसीडर करते हैं, और क्यों, ताकि जो बकलिंग का फेल्यूर है वो अपीयर ना हो सके. और ये डिपेंड कर रही होती है तीन मजीद कंपोनेंट्स के ऊपर. एक तो लेंथ ऑफ द कॉलम के ऊपर कि जितनी ज्यादा लेंथ है कॉलम की, हाइट है जितनी ज्यादा, उतना ही वो सेंसिटिव है टू द बकलिंग. और सेकंड उसकी एंड कंडीशंस जिनके ऊपर जो है वो एंड के ऊपर सपोर्ट्स हैं. एंड थर्ड इज द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ कोर्स कि सेक्शन किस प्रॉपर्टीज का वो किस सेक्शनल की मेजर कंपोजिशंस क्या हैं, कौन सा सेक्शन आपने यूज किया है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या हैं. The longer a column becomes for the same cross section, the greater is its tendency to buckle and smaller is the load it will support. कि सिलेंडरनेस जो आपका रेशियो है बेसिकली वो यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि जितना कॉलम आपका लेंथ वाइज बड़ा है वो उतना ही कम लोड को बियर करता है, बकलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कॉलम जितना छोटा है, when the length of a column compression member increases related with its cross section, it may buckle at a lower load. कि जो लेंथ है अगर वो छोटी है वो लोड ज़्यादा सस्टेन करता है, अगर लेंथ लंबी है कॉलम आपका लंबा है तो जो कम लोड के अंदर जो है वो कॉलम आपका बकल कर जाता है और वो लोड को सिग्निफिकेंटली लोअर इंटेंसिटी जो है वो कैरी कर पाता है. सो आफ्टर बकलिंग द लोड कैन नॉट बी सस्टेन एंड द लोड कैपेसिटी नियरली अप्रोचेस टू जीरो. अगर बकलिंग अपीयर हो गई तो आपका जो कॉलम है वो एडिशनल लोड कैरी नहीं कर सकता, कि लोड की जो है वो कैपेसिटी वो थोड़ा जो अप्लाई हुआ है ऑलरेडी मेंबर के अंदर वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता हुआ जीरो हो जाता है. द कंडीशन ऑफ अ कॉलम एट इट्स क्रिटिकल बकलिंग लोड कि क्रिटिकल बकलिंग लोड के ऊपर जो कंडीशन है विल बी कंसीडर्ड एज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब कॉलम जो है वो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर हम कंसीडर करते हैं एज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एज ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड एज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल स्ट्रक्चर इज फंक्शनल, अनस्टेबल स्ट्रक्चर इज नॉट इन द फंक्शनल पोजीशन, और न्यूट्रल जो है वो आपके कम्युलेटिव जो है एक ही कोइंसाइडिंग लाइन के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर आपका बिहेव कर रहा है. अब फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, द रिस्टोरिंग फोर्सेस आर ग्रेटर देन द फोर्सेस टेंडिंग टू अपसेट द सिस्टम. कि जब आपका एक मेंबर कॉलम कंप्रेशन मेंबर उसके सरफेस से आपने लोडिंग अप्लाई की, अगर मटेरियल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर जो इंटेंसिटीज एक्ट कर रही हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो कि बेंडिंग और जो है वो बकलिंग को अपीयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मटेरियल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी जो फोर्सेस के अंदर से जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल आपका किस तरह से बिहेव करेगा. So due to infinite small displacement consistent with the boundary conditions or small imperfection of a column, a movement is produced in a column trying to bend it. स्मॉल इम्परफेक्शन है, कॉलम जो है वो बिल्कुल जब आपने फिक्स किया थोड़ा सा स्टील की वजह से, स्टील इटसेल्फ अगर आपका कोई मेंबर है आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे ग्राउंड के ऊपर रख दो, कुछ मेंबर्स आपको टेढ़े पेढ़े नजर आते हैं, तो इटसेल्फ जो है वो इम्परफेक्शन की वजह से भी समटाइम्स जो है वो कॉलम के अंदर मूवमेंट जनरेट हो जाती है. At the same time, due to stress in the material, restoring forces are also developed to bring the column back to its original shape. If restoring force is greater than the upsetting movement, the system is stable. कि आपका अगर मटेरियल इटसेल्फ कॉलम जिस मटेरियल से बना हुआ है, जो उसकी सेक्शनल डायमेंशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल उसकी रेजिस्टेंस है, अगर एक्सटर्नल फोर्स से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो स्ट्रक्चर आपका स्टेबल पोजीशन में है. अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है. राइट एट द ट्रांजिशन पॉइंट जहां पे ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, उस पॉइंट को हम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं. द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन इज क्रिटिकल और बकलिंग लोड. कि ये जो तीनों कंडीशंस थी, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन और ट्रांजिएंट कंडीशन, कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेसिकली इन कंडीशंस को अचीव करने के लिए, दैट फोर्स बेसिकली इज नोन एज अ क्रिटिकल और बकलिंग लोड. So now we have a concentrically and centrically loaded columns. अब concentrically and centrically loaded columns के अंदर क्या होता है कि in reality the ideal type of column जो हम imagine करते हैं is a concentric column.
जिसके अंदर हमारी जो इमेजिनरी पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि मेंबर जो है वो सब्जेक्टेड कर रहा है या लोड को बियर कर रहा है, जो लोड उसके मेंबर के टॉप सरफेस के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो थ्रू इट्स सेंट्रॉइड ट्रांसमिट हो रहा है मेंबर के अंदर से, और दैट मेंबर कैन बी कंसीडर्ड एज अ concentrically लोडेड कॉलम्स। However, the load is distributed uniformly over the entire cross section. Cross section के ऊपर load distribute होता है with the center of gravity of loads coinciding with the center of gravity of column. कि लोड्स का itself center of gravity और जो मेंबर का center of gravity है वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही सेंट्रॉइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, so it will be considered as a concentrically loaded columns. अब रियलिटी में क्या होता है, ड्यू टू लोड पैटर्न्स, लाइव लोड, स्लैब्स, बीम्स आ गए, मेंबर्स आ गए। अब इंटीरियर कॉलम के अंदर जो है वो ड्यू टू लोड पैटर्न्स द लाइव लोड ऑन द स्लैब्स एंड बीम्स मे नॉट बी कंसेंट्रिकली ट्रांसफर्ड इनटू द इंटीरियर कॉलम्स। कि समटाइम्स पॉसिबिलिटी है कि इंटीरियर कॉलम्स के अंदर तमाम लोड्स जो है वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, लेकिन समहाउ जो है वो केसेस अपीयर भी हो सकते हैं कि सेंट्रॉइड एक्सिस के ऊपर लोड एक्ट नहीं कर रहे। Similarly, the dead and live loads transferred to the exterior columns, के exterior column जो है वो ज़्यादा sensitive होते हैं, are generally having a large eccentricities। कि centroidal axis के अंदर लोड आपका एक्ट नहीं कर रहा होता वहाँ पर मेंबर्स के अंदर, वहाँ पे higher eccentricities होती हैं, as the center of gravity of the loads will usually fall well on the inner side of the column। कि जो लोड्स का सेंट्रॉइड है, लोड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पॉइंट के ऊपर कॉलम के अंदर कॉलम के ऊपर वो एक्ट कर रहा है, वो आपके कॉलम के जो सेंट्रॉइड है उससे काफ़ी अंदर की तरफ होता है। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ द मेंबर टू सेंट्रॉइड ऑफ द लोडिंग पॉइंट जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बेसिकली इज नोन एज अ इसेंट्रिक डिस्टेंस। सो नाउ इन प्रैक्टिस मेजॉरिटी ऑफ द कॉलम्स आर इसेंट्रिकली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स। कि रियल लाइफ के अंदर जो मेंबर्स हैं, कंप्रेशन मेंबर्स हैं, वो बेसिकली जो हैं वो आपके मेजॉरिटी के अंदर इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स हैं। स्लाइट इनिशियल क्रूडनेस, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसवर्स लोड्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट बेंडिंग मूवमेंट्स एज द प्रोडक्ट ऑफ हाई एक्सियल लोड्स मल्टीप्लाइड विद द इसेंट्रिसिटी। अब ये जो हमारे कॉलम्स थे कि जब आप स्टील के, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि जब आपके स्टील के मेंबर्स हैं उनको आप इवन स्ट्रेट ग्राउंड के ऊपर रख दो तो बहुत सारे मेंबर आपको बिल्कुल 100% स्ट्रेट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कुछ मेंबर्स देमसेल्फ जो हैं वो थोड़े से टेढ़े नज़र आ रहे होंगे। दैट पॉइंट बेसिकली इज नोन एज अ इनिशियल क्रूडनेस। थोड़ा सा उसके अंदर टेढ़ापन और इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड्स के, अगर वो कॉलम आपका इटसेल्फ, एक तो कॉलम का अपना टेढ़ापन है, दूसरा एक स्ट्रेट मेंबर था जिसके ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर लोड एक्ट किया, कॉलम के थोड़ा सा जो है वो बेंड होने की कोशिश की, तीसरा कॉलम के साइड से एक हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहा है जो कि कॉलम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रॉइड, और चौथा जो है जो स्लैब की वजह से, कॉलम्स की बीम्स की वजह से जो कॉलम के ऊपर जो लोडिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा सेंट्रॉइड से हटके है, सेंट्रिक डिस्टेंस पे ऊपर है। उस केस के अंदर हम जो बेंडिंग मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं वो बेंडिंग मूवमेंट हमारे जो लोड एक्सियल एक्ट कर रहे हैं मेंबर के ऊपर, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द इसेंट्रिसिटी। So this movement load into eccentricity facilitates buckling and reduces the load carrying capacity। कि मेंबर के सेंट्रॉइड से लोड अगर अप्लाई होता तो वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकता था, लेकिन अब वो एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर है, उस केस के अंदर जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है मेंबर की। इसेंट्रिसिटी में बी रिलेटिवली स्मॉलर, इसेंट्रिसिटी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है बेसिकली जब आप उसको लोड से मल्टीप्लाई करते हो वो सिग्निफिकेंटली लार्जर हो जाता है, हायर हो जाता है। इसकी वजह से जो है वहाँ पे हायर मूवमेंट्स डेवलप होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंबर इटसेल्फ आपने जस्ट लगाया है, लोड अभी अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल क्रूडनेस है मेंबर के अंदर, इनिशियल मेंबर अपना इटसेल्फ जो थोड़ा सा टेढ़ापन है। दूसरी कंडीशन कि आपका लोड जो कॉलम के जो बीम्स के जरिए से, स्लैब्स के जरिए से जो ट्रांसफर हो रहा है वो लोड एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, वो इसेंट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, इसको हम इसेंट्रिक लोड कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लोड आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेंबर में से पास हो रहा है, लेकिन आपके वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड्स आ जाते हैं। उस केस के अंदर जो है वो एक साइमल्टेनियसली ट्रांसवर्स लोड की वजह से एक जो है वो बेंडिंग या डिफ्लेक्शन जनरेट होती है इनटू द साइडवर्ड्स। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशंस थी। नाउ वी हैव सम लिमिटेशंस फ्रॉम AISC, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन,
कि इनिशियल क्रूकनेस मेंबर के अंदर कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल मेंबर की लेंथ डिवाइड बाय 500 और उसके अंदर जो इनिशियल स्ट्रेंथ्स हैं इनिशियल क्रूकनेस की वजह से वो आपके पास मैक्सिमम अलोएबल रेंज जो है वो 0.002 माइक्रो स्ट्रेंथ तक है। अब उसके बाद आते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस के ऊपर कि व्हाट इज रेजिडुअल स्ट्रेसेस। Residual stresses are stresses that remain in a member after it has been formed into a finished product. कि जब आप एक मेंबर बनाते हैं, हॉट रोड सेक्शन बनाते हैं, कोल्ड रोड सेक्शंस बनाते हैं, तो हॉट रोड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत जब आपने एक सेक्शन डेवलप कर लिया, वहाँ पे जब वो मेंबर बन चुका होता है, उसके बनने के बाद कुछ स्ट्रेसेस मेंबर के अंदर परमानेंटली रह जाती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इनटू द मेंबर इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स, और उन स्ट्रेसेस को बेसिकली हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। Now, the magnitude of these stresses are considerably high. Sometimes these values can be comparable even with the yielding stress of the material. कि मेंबर जब आपने बनाया, उस मेंबर के अंदर जो है वो इनिशियल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उन स्ट्रेसेस को, स्टोर्ड स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। समटाइम्स ये स्ट्रेसेस जो है वो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन इनको हम यील्डिंग स्ट्रेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। The causes of presence of these residual stresses कैसे डेवलप होती है मेंबर के अंदर? नंबर 1 स्टेप इज द uneven cooling, which occurs after a hot rolling of structured steel shapes produces thermal stresses which are permanently stored into the members. कि जब आपका मेंबर बना, हॉट रोड सेक्शंस बने, हाई टेम्परेचर का मेंबर आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जो मेंबर है वो कूल हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है, तो जो आउटर फ्लैंजेस हैं, बाहर का जो सरफेस है, बाहर के जो थिनर मेंबर्स हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और जो थिकर मेंबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से थर्मल स्ट्रेसेस स्टोर हो जाती है मेंबर के अंदर, और उन थर्मल स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। The thicker parts cool at the end and try to shorten its length, even sometimes जो है वो मेंबर की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेट्स सपोज वी हैव अ डब्ल्यू सेक्शन हियर। अगर मैं इस शेप के अंदर बात करूँ तो जो आपकी स्ट्रेसेस हैं 80 to 95 मेगापास्कल इवन इन द कंप्रेशन, टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये स्ट्रेसेस बेसिकली आपकी रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं जो कभी तक हमने लोड अप्लाई नहीं किया मेंबर के अंदर, मेंबर आपने जस्ट परचेज किया है, तो इनिशियल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस मेंबर के अंदर ऑलरेडी इतनी अप्लाई हो रही हैं। अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर बात करें, लेंथ वाइज या हाइट वाइज बात करें, तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस की 83 to 93 मेगापास्कल। तो हॉट रोड सेक्शंस के अंदर ये आपके पास टेंशन है, सेंट्रॉइडल रीजन कंप्रेशन है, यहाँ पे आपके पास टेंशन, कंप्रेशन। तो इन स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस बेसिकली जो है वो आपकी अराउंड 30% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस फॉर A36 स्टील की जो है वो अराउंड 30% ऑफ द यील्डिंग स्ट्रेस जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस स्टोर होती है मेंबर के अंदर। इवन सम केसेस के अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मेंबर की मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका सेंट्रॉइडल रीजन जो है वो ये कौन सी स्ट्रेसेस फेस कर रहा है? कंप्रेसिव। जो आपके एंड्स हैं ये टेंसाइल स्ट्रेसेस फेस कर रही हैं। अगर इस डायरेक्शन में हम बात करें, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम वेल्डिंग सेक्शन की बात करें एक बॉक्स की, तो हमारे पास जो है स्ट्रेसेस चारों डायरेक्शंस के अंदर यही स्ट्रेसेस नजर आ रही है। यहाँ पे 140 कंप्रेशन एंड 280 इनटू टेंशन। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर एक अनइवन कूलिंग ऑफ हॉट रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। नाउ सेकंड इज द कोल्ड बेंडिंग। ये कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द मेंबर है, ये भी एक सर्टेन हाउ समहाउ बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट प्रोड्यूस रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स इनटू द मेंबर। कि जिस तरह से कोल्ड हॉट रोल सेक्शन जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप कर रहा था, इसी तरह से कोल्ड जो रोलिंग प्रोसेस है बेसिकली बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट से हट के, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो डिफॉर्म जब रिलीज करते हो आप वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन कोल्ड बेंडिंग प्रोसेस जो है इटसेल्फ वो भी समहाउ कुछ जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप करता है मेंबर के अंदर। सिमिलरली ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, इफ सम मेंबर हैविंग एक्स्ट्रा लेंथ is forced to fit between other members, stresses are produced into the associated members. Even sometimes साइट के ऊपर जब हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं मेंबर्स की, तो कोई एक मेंबर थोड़ा सा लेंथ वाइज लेट सपोज फ्यू मिलीमीटर बड़ा है, तो उस केस के अंदर हम जोरी ज़बरदस्ती जो है वो उसको थोड़ा सा पुश करके इधर उधर करके हम उसके अंदर नट लगा के उसको टाइट कर रहे होते हैं। तो मेंबर के अंदर हमने इटसेल्फ जो है वो एक जनरेट कर दी रेजिडुअल स्ट्रेसेस।
एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली इज द पंचिंग ऑफ होल्स, कि अगर आप मेंबर के अंदर आपने एक जॉइंट देना है, जंक्शन प्रोवाइड करना है और जॉइंट के अंदर आप होल्स बनाते हो फॉर नट बोल्ट सिस्टम, एंड कटिंग ऑपरेशंस या वेल्डिंग मशीन के जरिए या किसी कटर के जरिए आप उसको कट कर रहे हो, तो इन प्रोसेस के दरमियान जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती है मेंबर के अंदर। वेल्डिंग आल्सो प्रोड्यूसेस थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू अनइवन कूलिंग आफ्टर वेल्डिंग, कि वेल्डिंग जो है वो जिस जंक्शन के अंदर आपने वेल्डिंग की उसकी सराउंडिंग जो है वो भी हॉट हो रही होती हैं, तो आपकी अनइवन कूलिंग की वजह से जो है वो वेल्डिंग इटसेल्फ जो है डेवलप कर रहा है रेजिडुअल स्ट्रेसेस इनटू द मेंबर। Under ordinary conditions, those residual stresses resulting from uneven cooling and welding are most important in wide flange or H-shaped sections. After hot rolling, flanges being thicker parts cool more slowly than the web region. Furthermore, the flange tips having a greater exposure to the air cool more rapidly than the region at the junction. कि जहाँ पे फ्लैंजेस आपकी वेब के साथ कनेक्ट हो रही हैं वो रीजन जो है वो आपका थिकर रीजन है जो कि स्लोली कूल हो रहा होता है, लेकिन जो फ्लैंजेस के एजेस हैं वो बेसिकली एक्सपोज टू एयर हैं, वहाँ पे कोई सिर्फ एक ही सिंपल प्लेट है, उस वजह से वहाँ पे जो है वो अनइवन कूलिंग डेवलप होती है, वहाँ पे जल्दी वो कूल हो जाता है जिसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाती हैं मेंबर के अंदर। So consequently, compressive residual stresses exist at the flange tips and at the mid depth of the wave, the regions that cools fastest, while the tensile residual stresses exist into the flange and wave junction at the regions where they join. कि अब जब मेंबर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो जल्दी कूल हो जाता है, जो फास्टर कूल हो जाता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं मेंबर के जो पार्ट्स, उन मेंबर्स के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, वो सुकड़ जाते हैं थोड़े से, और जो आपके रीजन्स हैं जहाँ पे थिकर रीजन्स होने की वजह से स्लो कूलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, उन रीजन्स के अंदर टेंसाइल रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। नाउ व्हाट आर द सेक्शंस व्हिच वी नॉर्मली यूज फॉर द कॉलम्स, कि हम सेक्शंस कौन से यूज करते हैं? डब्ल्यू सेक्शंस हमने जैसे टेंशन के अंदर यूज किया, टेंसाइल मेंबर्स के अंदर हमने डब्ल्यू सेक्शंस, एंगल सेक्शंस, चैनल सेक्शंस बहुत सारे डिस्कस कर रहा है। अब कॉलम्स के अंदर हम कौन से सेक्शंस यूज कर सकते हैं? सिंगल एंगल, डबल एंगल, टी, चैनल, डब्ल्यू सेक्शन, पाइप, स्क्वायर ट्यूबिंग एंड रेक्टेंगुलर ट्यूबिंग may be used as a columns. Even sometimes we are preferring the different combinations of these structure shapes, जिसको हम built up sections कहते हैं for compression members, कि हमारे पास ज़्यादातर जो हम तरजीह देते हैं फोकियत होती है हमारी, वो हमारी ज़्यादातर built up sections के ऊपर होती है, क्योंकि हम उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड के हिसाब से हम अपने सेक्शंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं ऑन साइट। तो ये हमारे पास वेरियस सेक्शंस हैं कि 4 एंगल सेक्शंस को हमने आपस में कनेक्ट करके एक बॉक्स सेक्शन बनाया, 2 इनवर्ड चैनल सेक्शन बॉक्स and 2 outward channel section box. Here we have a built up box, here we have a W section with additional plates, here we have a built up I section, here we have a built up rectangular box section. यहाँ पे चैनल है और डब्ल्यू सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एंगल्स और आई सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड आई बीम का, एंगल्स, आई बीम एंड प्लेट्स का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ जो है वो स्ट्रक्चरल शेप्स हम यूज करते हैं फॉर द कॉलम्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल शेप्स कैन आल्सो बी यूज्ड सच एज built up sections. Built up sections basically are better for columns because the cylinders ratio is in various directions may be controlled to get nearly equal values in all directions. कि सिलेंडरनेस रेशियो की वजह से हम बिल्ट अप सेक्शंस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम अपनी तरफ से जब हम बिल्ट अप सेक्शन बना रहे हैं तो हम जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो है उसको हम प्ले कर सकते हैं चारों डायरेक्शंस के अंदर। दिस मेक्स द कॉलम इकोनॉमिकल एज फार एज द मटेरियल कॉस्ट इज कंसर्न, कि एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो एज अ बिल्ट अप सेक्शन, और समटाइम्स जो है वो हम इसको कॉस्टली भी कंसीडर करते हैं। However, the joining and labor cost is generally higher for the built up sections. लेकिन अगर आपके मेंबर बहुत ही लेंथ वाइज लंबे हैं तो उस केस के अंदर भी हमारा कॉस्ट जो है वो कॉस्ट टू वेट रेशियो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। The joining of various elements of a built up section is usually performed by using lacings. जिस तरह से आपने पोल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं या टावर्स जो देखे होंगे यूफोन वगैरह या फ्रेंचाइजेस के जो लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट एंगल सेक्शंस डिफरेंट इंक्लाइन ब्रेसेस से कनेक्ट होते हैं आपस में चारों तरफ से। दीज इंक्लाइन मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज द लैसिंग्स। उसके बाद हम आते हैं लिमिटिंग सिलेंडरनेस रेशियो के ऊपर। व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशियो?
अब सिलेंडरनेस रेशियो की जो मैक्सिमम परमिसिबल अलाउबल वैल्यू है कोर्स की तरफ से, दैट वैल्यू बेसिकली फॉर द कंप्रेशन मेंबर्स दैट मस्ट नॉट एक्सीड 200। टेंशन मेंबर्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि टेंशन मेंबर्स के अंदर जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है दैट वैल्यू वाज 300, बट इन कंप्रेशन मेंबर्स वी हैव दैट वैल्यू should be lower than 200. This means that in exceptional cases the limit can be exceeded. कि अगर आप अपनी तरफ से as per requirement, as per demand अपना एक सेक्शन modified सेक्शन बना रहे हो, उस केस के अंदर आप अपनी requirements या demands जो है वो चेंज कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं या सिलेंडरनेस रेशियो को बढ़ा भी सकते हैं. Now we have an instability of columns. So instability of column basically is a type of local buckling. क्या फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेक्शन है कि हम लोकल इनस्टेबिलिटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स के अंदर, कि ड्यूरिंग लोकल इनस्टेबिलिटी द इंडिविजुअल पार्ट्स और प्लेट एलिमेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन बकल विदाउट ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम. अब इसके अंदर लोकल इनस्टेबिलिटी बेसिकली क्या कहलाती है कि ये ओवरऑल सेक्शन था हमारा कंप्लीट, इस सेक्शन के अंदर कोई एक इंडिविजुअल मेंबर आया दिस फ्लेंज और आइदर दिस वेव, इनमें से कोई एक इंडिविजुअल मेंबर इवन हाफ ऑफ दिस फ्लैंज बेसिकली एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मेंबर जो है वो डिफॉर्म कर जाए, उसके अंदर वो इटसेल्फ बकल हो जाए लेकिन रेस्ट ऑफ द कॉलम जो है वो स्टिल परफेक्ट पोजीशन के अंदर है, दैट कॉलम या दैट पार्ट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ लोकल इनस्टेबिलिटी. जिसके अंदर हम टोटल विड्थ टू थिकनेस रेशियो कंसीडर कर रहे होते हैं व्हिच गिव्स अस अ सिलेंडरनेस रेशियो वैल्यू, कि जो ओवरऑल विड्थ है किसी भी एलिमेंट की उसका विद रिस्पेक्ट टू इट्स थिकनेस हम रेशियो लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं लैम्डा से, एंड दैट लैम्डा बेसिकली इज इक्वल्स टू विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ दैट सेक्शन व्हिच कंट्रोल्स द लोकल बकलिंग, और इसको हम वैल्यू को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं एज अ सिलेंडरनेस रेशियो. सो these are some pictures here कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल जब हमने इसको एक आई सेक्शन को टेस्ट किया लैब के अंदर, here we have a connection, तो यहाँ पे आपकी जो टॉप फ्लेंज है, इस फ्लेंज जो है वो फ्लेंज के अंदर एक लोकल इनस्टेबिलिटी डेवलप हुई या लोकल बकलिंग डेवलप हुई इस पार्ट के अंदर, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एलिमेंट आपका वीकर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं. एक्जैक्टली सिमिलर फेल्यूर कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर, यहाँ पे ये फ्लेंज जो है बेसिकली ये डिफॉर्म कर गई है, इसके अंदर बकलिंग अपीयर हो गई, रेस्ट मेंबर जो है वो स्टिल लोड कैरी कर सकता था. यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि ये आपको एक पूरी फ्लैंज जो है वो ये डिमोलिश हो गई, ये वाली फ्लैंज जो है ये भी डिमोलिश हो गई, लेकिन जो यहाँ पे ये फ्लैंज भी डिफॉर्म हो गई ओवरऑल. बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है ये स्टिल लोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन इन एक मेंबर की वजह से ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गई. इवन समटाइम्स यहाँ पे आप एक कम्युलेटिव ओवरऑल फेल्यूर ऑफ द स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सो नाउ वी हैव अ लोकल बकलिंग. Local buckling should never be allowed to occur before the overall buckling of the member. अब local instability या local buckling एक ही चीज़ है कि for example सिर्फ एक पार्ट स्ट्रक्चर का डिफॉर्म कर जाए, रेस्ट ऑफ द ओवरऑल बकलिंग नहीं हुई, इस केस के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ लोकल बकलिंग, कि लोकल बकलिंग शुड नेवर बी अलाउड. हमने किसी एक एलिमेंट, क्योंकि स्टील इज वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, अगर उसका एक छोटा सा पार्ट कोई भी एक फ्लैंज जो है वो डिफॉर्म कर जाती है, रेस्ट मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो एबिलिटी है उसके अंदर वो रेजिस्ट कर सकता है लोडिंग को, तो हमने लोकल बकलिंग जो है वो उसको अवॉइड करना है इन रियलिटी के अंदर. However, the local buckling should never be allowed to occur before the overall buckling of the member, except in few cases like the web of the plate girder. Now we have unstiffened members and stiffened elements. अब हमारे पास जो है दो अलग दूसरे टर्म्स आ गए जिनको हम कंसीडर करते हैं एज एन अनस्टिफेंड एलिमेंट एंड स्टिफेंड एलिमेंट. अनस्टिफेंड एलिमेंट इज अ प्रोजेक्टिंग पीस विद वन फ्री एज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ कंपैरेटिव फोर्स. कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक डब्ल्यू सेक्शन है, उसकी जो फ्लेंजेस हैं, फ्लेंजेस के एंड्स जो है वो फ्री हैं, तो एक कोई फ्री एंड आप कंसीडर कर लो, सो इट विल बी कंसीडर एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट. और जो जिसके ऊपर जब फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, फ्री एज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के साथ वो मूव कर रहा होता है. लेकिन जो स्टिफेंड एलिमेंट इज सपोर्टेड अलोंग द टू एजेस, वो दोनों डायरेक्शंस के साथ कनेक्टेड है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डब्ल्यू सेक्शन में अगर एक फ्लेंज को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ अनस्टिफेंड, तो आपका जो वेब है वो दोनों तरफ से कवर्ड है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टिफेंड एलिमेंट. यहाँ पे फॉर अनस्टिफेंड फ्लेंज ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू द हाफ विड्थ ऑफ द फ्लेंज एंड टी इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, हेंस बी एफ टोटल जो है वो थिकनेस टोटल जो ब्रेथ है बेसिकली फ्लेंज की डिवाइड बाय 2 times थिकनेस रेशियो
is used for the slenderness ratio. कि जब आपके पास अनस्टिफेंड एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो हम हाफ द फ्लेंज कंसीडर कर रहे होते हैं और थिकनेस जो है वो 2 टाइम्स कंसीडर करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन स्टिफेंड वेव के अंदर h is the width of the wave and tw is the thickness of the wave can give us a corresponding slenderness ratio value। कि जब आप सिर्फ एक अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे वहां पे आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो मेंबर एक बीकर है तो वहां पे हम डबल थिकनेस को ट्रीट करके उसकी अपनी एक इनिशियल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो वेब है, जो स्टिफेंड एलिमेंट है, दोनों तरफ से वो कनेक्टेड है, जिसके अंदर चांसेस कम है उसके डिफॉर्म होने के, उस केस के अंदर आप नॉर्मल वैल्यूज को चूज करते हैं फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो। तो इस वजह से जो हमारा लोकल बकलिंग जो है वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं हमारे मेंबर के अंदर। देन वी हैव ओवरऑल इंस्टेबिलिटी। In case of overall instability, the column buckles as a whole between the supports or braces about an axis whose corresponding slenderness ratio is bigger। अगर स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, स्लेंडरनेस रेशियो की बहुत बढ़ जाता है, कॉलम के ऊपर ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ओवरऑल पूरा कॉलम कंप्लीटली जो है डिफॉर्म कर जाता है बिटवीन द सपोर्ट्स एंड ब्रेसेस, तो आपका मेंबर जो है वो कंसीडर होती है टर्मिनोलॉजी एज अ ओवरऑल इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बकलिंग अबाउट y एक्सिस एंड बकलिंग अबाउट z एक्सिस। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये आपको जो एलिमेंट नजर आ रहा है, दिस एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ स्टिफेंड एलिमेंट। और ये डिफॉर्मेशन से आगे हम मजीद इसको देखते हैं कि लोकल स्टेबिलिटी या बकलिंग किस तरह से जनरेट होता है। ये 2 कर्व बकलिंग है, ये आपका ओवरऑल दोनों तरफ से मेंबर जो है वो उसको रिस्ट्रेन किया गया है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पास जो है वो मेजर एक्सिस के अंदर ओवरऑल जो सेंट्रॉइड के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, मेजर एक्सिस के अंदर डिफॉर्मेशन किस तरह से डेवलप होती है। ये आपकी डिफॉर्मेशन जो है वो पूरी वेब आपको क्लियरली नजर आ रही है, वेब कंप्लीट इसकी डिफॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है माइनर एक्सिस के अंदर वो आपकी फ्लेंजेस की साइड के ऊपर डिफॉर्मेशन है, तो इसको हम एज अ बकलिंग अबाउट माइनर एक्सिस ट्रीट करते हैं, इसको बकलिंग अबाउट द मेजर एक्सिस ट्रीट करते हैं। इवन समटाइम्स वी हैव अ बकलिंग लाइक दिस about the minor axis के ओवरऑल मेंबर जो है वो आपका डिफॉर्म हो रहा है। समटाइम्स वी हैव अ 2 कर्व बकलिंग, बकलिंग जो है वो कॉलम आपका 2 कर्व्स के अंदर डिफॉर्म हो जाता है। तो इस केस के अंदर जो है वो हम किस तरह से वैल्यूज को चूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ किस तरह से डिसाइड करते हैं। इफेक्टिव लेंथ इवन अगर आपके पास 2 डिफॉर्मेशंस हैं, वेव 2 जनरेट हो रही हैं, उस केस के अंदर जो है वो आप वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको आप इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करते हैं। और दूसरी जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाती है, उसको भी हम मजीद देखते हैं। अब इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल सेक्शंस, कि अगर आपके पास दूसरे सेक्शंस हैं, ये तो हम डिस्कस कर रहा है जो कि सिमेट्रिकल सेक्शंस थे समहाउ। अब अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल सेक्शंस आ जाते हैं, अनसिमेट्री आ जाती है, तो हमारे पास किस तरह से ट्रीट होते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ सिंगल एंगल सेक्शंस में बकल अबाउट देयर वीक एक्सिस, कि एंगल सेक्शंस जो है वो अबाउट देयर z एक्सिस वीक एक्सिस के अंदर वो डिफॉर्म होते हैं, हमेशा बकल होते हैं। Calculate effective length to radius of gyration in z direction to check the slenderness ratio। क्या अब जो एंगल सेक्शंस हैं उनके लिए हम जब स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ gyration in z एक्सिस। इन जनरल ऑल अनसिमेट्रिकल एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, वहां पे z एक्सिस के अंदर जो डिफॉर्मेशन जनरेट होती है वो अनकंट्रोलेबल डिफॉर्मेशन होती हैं। So in general, all unsymmetrical sections have non-zero product movement of inertia IXY and have a weak axis different from the Y axis। कि Y axis से जो है वो different हमारी जो failure है वो Z axis की तरफ move हो जाता है, Y axis के अंदर नहीं होता। So now we have unsupported length। अब unsupported length तक तो member क्या होती है basically? It is the length of column between 2 consecutive supports। कि 2 कॉलम्स की जो सपोर्ट हैं उन 2 सपोर्ट्स के दरमियान जो क्लियर डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, दैट डिस्टेंस बेसिकली या दैट हाइट बेसिकली, दैट लेंथ बेसिकली विल बी कंसीडर्ड एज अ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर। इट इज द लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन 2 consecutive सपोर्ट्स और ब्रेसेस डिनोटेड बाय LUX और LUY in any direction। जब आप x डायरेक्शन में बात कर रहे होते हो we represent this unsupported length between LUX, और अगर आप y डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो is represented by unsupported length in y direction। अब अगर जहाँ पे ब्रेसेस यूज हुई हैं उस केस के अंदर जो हमारी लेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है। लेट सपोज हम पिक्चर देखा है, डिस्कस कर रहा है पीछे, कि यहाँ पे आपके पास सपोर्ट्स आ जाती हैं तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे आपकी अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो वेरी कर जाती है, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में क्या कहता है, डिफरेंट वैल्यू फॉर अनसपोर्टेड लेंथ मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मस्ट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो।
स्लैंडरनेस रेशियो निकालने के लिए अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है इन बोथ डायरेक्शंस के अंदर. सो देयरफॉर टू कैलकुलेट द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, only the corresponding supports and braces are to be considered. Neglect the bracing preventing the buckling in the direction of in other direction. तो हम sometimes जो है हम जब फेल्योर को कंसीडर करते हैं स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, अनसपोर्टेड लेंथ निकालने के लिए, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, उन डायरेक्शंस के अंदर हम अनसपोर्टेड लेंथ को कंसीडर करते हैं. उसके बाद जो है वो हमारे पास समटाइम्स ब्रेसिंग्स लगी हुई होती हैं. अगर ब्रेसिंग्स आपकी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर लगी हुई हैं तो समटाइम्स हम उनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है टू कैलकुलेट द स्लैंडरनेस रेशियो. सो नाउ वी हैव इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. अब एक था अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर और दूसरी है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. अनसपोर्टेड बेसिकली बिटवीन सपोर्ट्स है, बिटवीन ब्रेसेस है. अब इफेक्टिव लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 1/2 साइन वेव ऑफ द बकल्ड शेप और द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और सपोर्ट्स आफ्टर बकलिंग इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ. अब इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन जो है वो समटाइम्स हमने पीछे डिस्कस करा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके अंदर जो है वो 1 कर्वेचर जो है वो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनमें 2 कर्वेचर डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, 2 साइन वेव्स डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है. तो 2 कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है, यानी एक जो वेव है बेसिकली उस वेव को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ इफेक्टिव लेंथ. अब इसका मैं यहाँ पे आपको ये जैसे आप नजर आ रही है कि जब आपका एक सेंट्रोइडल लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर, उस केस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था ये अनसपोर्टेड लेंथ हो गई हमारे पास. अब जब डिफॉर्मेशन जनरेट हुई लोडिंग की वजह से तो ये आपके पास 2 साइन कर्व्स जनरेट हुए. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ इफेक्टिव लेंथ. ये वाले आपकी इफेक्टिव सेकंड इफेक्टिव लेंथ हो गई. और दूसरा जो दूसरी डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या कहती है? The distance between 2 consecutive inflection points. Inflection point बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से वैल्यूज जो है वो डिफॉर्मेशन या वैल्यूज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं, यानी डिफॉर्मेशन जो है वो यील्डिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, यूँ समझ लो. और सपोर्टिंग आफ्टर द बकलिंग इज नोन एज अ इफेक्टिव लेंथ. इसको हम मजीद आगे देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स किस तरह की हम बात कर रहे हैं. देन वी हैव अ बकलिंग ऑफ स्टील कॉलम्स. बकलिंग इज अ सडन लैटरल बेंडिंग. एक सडनली lateral bending है बकलिंग बेसिकली produced by an axial loads due to initial imperfection, out of straightness, initial curvature or bending produced by simultaneous bending movements. कि बकलिंग स्टील कॉलम्स की बेसिकली इनिशियल क्रूकनेस की वजह से हो सकती है, इनिशियल डिफॉर्मेशंस की वजह से हो सकती है, इनिशियल इम्परफेक्शन की वजह से, स्ट्रेटनेस जो है वो उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल मेंबर स्ट्रेट नहीं था, इनिशियल कर्वेचर है उसके अंदर, बेंडिंग्स हैं, लोड एक्ट कर रहे हैं, हायर बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट हुई तो मेंबर जो है वो आपका जो है वो बकलिंग ऑफ द स्टील कॉलम्स अपीयर होती है. नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ बकलिंग? बकलिंग किस तरह से अपीयर होती है, क्या चांसेस होते हैं बकलिंग के? चांसेस ऑफ बकलिंग आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्लैंडरनेस रेशियो. कि बकलिंग जो है वो डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड है विद द स्लैंडरनेस रेशियो. उसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर. इफेक्टिव लेंथ फैक्टर जो कि हम कंसीडर करते हैं जब आपकी एक अनसपोर्टेड लेंथ कंसीडर हो रही होती है तो हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर यानी कि एक स्टिफनेस फैक्टर कंसीडर कर रहे होते हैं, यूं कह लें आप, which depends on the end conditions of columns. कि दोनों जो एंड कंडीशंस हैं सपोर्टिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इस वजह से हम इसको स्टिफनेस फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं. So effective length factor which depends on the end conditions is one important parameter for slenderness ratio, and second is the unbraced length of the column. Unbraced length, bracings braced columns हैं, unbraced columns हैं, soy columns हैं, non soy columns हैं. So here we have unbraced length of column, यानी इसको हम अनसपोर्टेड लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं. इन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और इन वीक डायरेक्शन विच एवर गिव्स अस अ मोर आंसर और मोर वैल्यूज. कि हम KL और R के स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं अनसपोर्टेड या अनब्रेस्ड लेंथ ऑफ द कॉलम को कंसीडर करते हुए इन बोथ डायरेक्शन, स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन के अंदर भी, वीकर डायरेक्शन के अंदर भी, बोथ सेक्शंस में हम कंसीडर करते हैं. जो वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही होती है वो हम डिजाइन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. एंड थर्ड इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, which may be R X direction और Y direction और strong axis और weaker section के अंदर.
या वीकर जोन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, दोनों डायरेक्शन में आप जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करते हो फॉर यूनी एक्सियरी और बाई एक्सियरी सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शंस एंड एट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शंस लाइक एंगल सेक्शंस कैन बी कंसीडर्ड इन RZ डायरेक्शन। रेडियस ऑफ गायरेशन आप RX डायरेक्शन में भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन बाई डायरेक्शन के अंदर भी, इवन अनसिमेट्रिकल केस के अंदर भी आप Z डायरेक्शन में भी कंसीडर करते हैं। So following are the important points must be remembered to find out the critical slenderness ratio। critical slenderness ratio की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास important points हैं इनको हमने मेमोराइज करना है। Buckling will take place about a direction for which the corresponding slenderness ratio is maximum। कि buckling जो है will take place in that direction, जहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है वहाँ पे बकलिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं उस डायरेक्शन के अंदर। फॉर अनब्रेस्ड कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन द टोटल लेंथ एंड RZ आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। कि अगर आपके पास अनब्रेस्ड कंप्रेशन मेंबर्स हैं, एंगल सेक्शंस हैं, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, तो वहाँ पे हम टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर उसके साथ जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन इन Z डायरेक्शन कंसिडर करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। एंड third property we have for steel braces, bracing is considered the most effective if tension is produced in them due to buckling। कि steel braces जो है वो braced elements के अंदर हम important consider करते हैं for the tension members। and then we have a bracing that provide resistance by bending are less effective and bracing having compression are almost ineffective because of their small cross sections and longer depths। कंप्रेशन और टेंशन के अंदर जो आपकी ब्रेसिंग्स हैं ड्यू टू इट्स सेक्शंस, स्मॉलर सेक्शंस हैं तो जो है वो हमारे पास, या लॉन्गर लेंथ्स हैं तो उस हिसाब से जो है वो प्रॉपर्टीज या कंपोजिशंस जो है वो चेंज हो रही होती हैं। द ब्रेस इज कंसीडर्ड इफेक्टिव इफ इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्टेबल स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट अंडरगोइंग बकलिंग साइमल्टेनियसली विद द ब्रेस्ड मेंबर। कि फॉर एग्जांपल आपने जो ब्रेसिंग्स प्रोवाइड की हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन जो दूसरे मेंबर के साथ जहाँ पे वो कनेक्टेड है वो तो स्टेबल पोजीशन के अंदर है, उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही, तो ये ब्रेसिंग एलिमेंट्स जो है ये आपके एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं उस स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए भी, वहाँ पे जो है वो स्ट्रेसेस जो है वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। एंड देन वी हैव द ब्रेसेस आर यूजुअली प्रोवाइडेड इंक्लाइंड टू द मेन मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड स्पैन्स टू द एंड्स ऑफ द एडजेसेंट कॉलम्स। कि जो आपके ब्रेसेस हैं वो इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि मेन मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर, समटाइम्स जो है वो मिड ऑफ द सेक्शन से लेके एंड ऑफ द कॉलम तक भी जा रहे होते हैं। बिकॉज ब्रेसिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन टेंशन इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन बोथ साइड्स टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑन आइदर साइड। के समटाइम्स हम बकलिंग से बचने के लिए ब्रेसिंग्स जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं। And bracings can be provided to prevent the buckling along the weak axis. KL over R should be calculated by using KY, unbraced length along the weak axis, and RY, radius of gyration in Y direction. And then we have a bracing can also be provided to prevent the buckling along the strong axis, यानी कि weak axis के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, strong axis के अंदर भी यूज कर सकते हैं bracing। जिस डायरेक्शन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन के अंदर आप उसी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसी डायरेक्शन के अंदर अनसपोर्टेड लेंथ कैलकुलेट किया, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कैलकुलेट किया, और तमाम चीज़ों को हम वैल्यूज को यूज करके KL और R की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कि हमारी वैल्यूज जो है वो इफेक्टिव सेक्शन के लिए यूज हो रही होती हैं। And then we have the end condition of a particular unsupported length of column at an intermediate brace is considered as a hinge support। कि इंटरमीडिएट सेक्शन के अंदर अगर आपने जो सेंटर रीजन के अंदर एक ब्रेसिंग इंक्लाइन प्रोवाइड की है या एंड कंडीशन के ऊपर प्रोवाइड की है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ हिंज, बिकॉज द रीजन इज दैट द रोटेशन बिकम्स फ्री एट दिस पॉइंट। कि जहाँ पे हिंज है वहाँ पे रोटेशन अपीयर हो सकती है फ्रीली, लेकिन जो है वो लेटरल मूवमेंट जो है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट सजेशंस। So now what is effective length factor? Effective length factor basically K factor जो है वो क्या होता है? This factor gives the ratio of length of half sine wave of deflected shape after buckling to the full unsupported length of the member। कि ये एक बेसिकली रेशियो है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जो कि हाफ साइन वेव जो आपकी डिफ्लेक्टेड शेप्स थी, अगर वो दो साइन वेव्स डेवलप हो रही हैं तो दोनों के दरमियान जो आप हाफ साइन वेव कंसीडर कर रहे थे या एक साइन वेव कंसीडर कर रहे थे, उस डिस्टेंस को ओवरऑल जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कंसीडर करते हैं। This value depends upon the end conditions of the column and the fact that the whether side sway is permitted or not।
और तो एक तो ये एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी साइड स्पेस परमिटेड और नॉट, यानी कि मेंबर जो है वो आपका साइड्स डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है या वो वहां से प्रिवेंटेड है। अगर मेंबर आपका सोए डायरेक्शन के अंदर साइड्स के अंदर डायरेक्शन जो है वो साइड्स के अंदर मूव कर सकता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ साइड्स वे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ अनब्रेस्ड कॉलम। अगर वो साइड्स वे से आपने प्रिवेंट किया हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज अ अनब्रेस्ड मेंबर, सॉरी, जिसको हम कहते हैं नॉन साइड्स वे मेंबर। Greater the K value, greater is the effective length and the slenderness ratio, and hence smaller is the buckling load। कि K की वैल्यू, K जो फैक्टर है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जितना K की वैल्यू ज्यादा होती है उतना ही इफेक्टिव लेंथ आपकी ज्यादा होती है मेंबर की, और स्लेंडरनेस रेशियो भी हायर होता है, और जो आपका बकलिंग लोड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। द K वैल्यू इन केस ऑफ नो साइड्स वे, जिसके अंदर कोई साइड्स वे नहीं है, हमने जो है वो ब्रेस्ड मेंबर्स ट्रीट किए हैं, इज बिटवीन 0.5 to 1। वेयर एज इन केस ऑफ एप्रिशिएबल साइड्स वे, अगर आप साइड्स वे अलो नहीं करते, मेंबर जो है वो आपके ब्रेस्ड मेंबर्स हैं, उस केस के अंदर आपकी जो K की वैल्यूज हैं वो 0.5 से लेके 1 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं। वेयर एज इन केस ऑफ एप्रिशिएबल साइड्स वे, अगर आप साइड्स वे अलो कर रहे हैं, मेंबर जो है वो अनब्रेस्ड मेंबर है, इट्स अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि वहां पे वैल्यू जो है वो आपकी 1 से या 1 होती है या 1 से एक्सीड कर जाती है। सो नाउ हियर वी हैव इफेक्टिव लेंथ, effective length factor, effective length is equals to K length factor multiplied by the unsupported length. Now what is side sway? Side sway basically is a members and appreciable lateral or sideward movement of top of the vertical column relative to its bottom is called side sway, sway or lateral drift। कि मेंबर जब आपका एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, उस मेंबर की जो स्ट्रेट डायरेक्शंस थी उससे टॉपवर्ड जो है वो कितना लैटरली मूव कर सकता है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ लैटरल मूवमेंट, जिसको हम साइड स्वे भी कहते हैं, जिसको आप स्वे भी ट्रीट करते हो, लैटरल ड्रिफ्ट भी कहते हैं, और समहाउ आप इसको अनब्रेस्ड कॉलम भी कहते हैं। इफ साइड स्वे इज पॉसिबल, K वैल्यू जो है वो इंक्रीजेस बाय ग्रेटर डिग्री एंड कॉलम बकल्स एट अ लेसर लोड। अगर K की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है साइड स्वे के अंदर, तो आपकी K वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है हायरली, और कॉलम जो है वो बकल हो जाता है इवन एट अ लेसर लोड्स। साइड स्वे इन अ फ्रेम टेक्स प्लेस ड्यू टू, फ्रेम्स के अंदर साइड स्वे जो है वो किस तरह से होती है, लेंथ ऑफ डिफरेंट कॉलम्स आर अनइक्वल बेसिकली, कि जो साइड स्वे है फ्रेम के केस के अंदर इस तरह से भी अपीयर हो सकती है कि समटाइम्स हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर जो कॉलम्स की लेंथ है वो वेरी कर रही है। और दूसरा, व्हेन सेक्शंस ऑफ कॉलम हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, अगर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तीसरा, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, अनसिमेट्रिकल लोडिंग्स हैं। चौथा जो है वो लैटरल लोड से करेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास साइड स्वे जो है ये फ्रेम्स के अंदर 4 कंडीशंस की वजह से अप्लाई हो रहा होता है। फर्स्टली इज द अनइक्वल लेंथ ऑफ द कॉलम, कि अगर अनइक्वल लेंथ है तो उस केस के अंदर जो है वो साइड स्वे अपीयर हो सकती है, ये मेंबर आपका साइड्स के अंदर मूव कर सकते हैं। दूसरा, मेंबर की अपनी कंपोजिशंस डिफरेंट है, कि यहाँ पे सेक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यहाँ पे सेक्शनल प्रॉपर्टी है ये वाली दोनों मेंबर्स की सिमिलर है, ये वाली इस मेंबर की जो सेक्शनल प्रॉपर्टीज है वो डबल है। थर्ड, अनइक्वल लोड्स, अनसिमेट्रिकल लोड सिर्फ आपका इस कॉर्नर के ऊपर एक्ट कर रहा है, मेंबर आपका डिफॉर्म हो सकता है इस शेप के अंदर, और यहाँ पे इस जंक्शन के अंदर वेरिएशन डेवलप हो सकती है। एंड चौथा जो है वो लैटरल लोड्स हैं, लैटरल लोड की वजह से आपका ये सेक्शन जो है वो टोटली स्विच कर रहा है या मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो दीज आर द काजेज ऑफ साइड स्वे इन द बिल्डिंग फ्रेम्स, के बिल्डिंग फ्रेम्स के अंदर जो 4 मेजर काजेज हैं, वो 4 मेजर काजेज कौन से, साइड स्वे किस तरह से अपीयर होती है, उसके 4 मेजर काजेज हो गए। नाउ साइड स्वे मे बी प्रिवेंटेड इन द फ्रेम, फ्रेम के अंदर आप प्रिवेंट कर सकते हो, इसको रोक सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द शियर वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स। क्या आप पार्टीशन वॉल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रेम नजर आ रहा है, दोनों फ्रेम्स के दरमियान जो आगे आपका जो है वो 3 डायमेंशनल फ्रेम है, लेट्स सपोज, तो आपने दोनों के दरमियान जो है वो कोई शियर वॉल या पार्टीशन वॉल प्रोवाइड कर दी। फिक्सिंग द टॉप ऑफ फ्रेम विद एडजॉइनिंग रिजिड स्ट्रक्चर्स, के टॉप ऑफ द फ्रेम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर के साथ आप कनेक्ट कर दो, उसके अंदर कोई लेटरल मूवमेंट हम अलो नहीं कर रहे। थर्डली, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्ली डिजाइन लिफ्ट वेल और शियर वॉल्स इन द बिल्डिंग, क्या प्रॉपर्ली जो है वो लिफ्ट के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो प्योरली आरसीसी स्ट्रक्चर्स और शियर वॉल्स डिजाइन होती हैं, तो वहां पे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो लेटरली स्ट्रक्चर्स और फोर्सेस को जो है वो सिग्निफिकेंटली रेजिस्ट कर रहा होता है, लेटरल डिफ्लेक्शंस को रेजिस्ट करता है, लेटरल डिफ्लेक्शंस को कम से कम डेवलप होने की जो है वो कम से कम डेवलप करवाता है। Shear wall is the structural wall that resists shear forces resulting from the applied transverse loads in its own plane and it produces frame stability। कि shear walls जो है वो हम
हायरली जब आपके पास लेटरल लोड्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस केस के अंदर हम shear walls प्रोवाइड भी करते हैं। Now provision of lateral bracing which may be of the following type के lateral bracings जो है वो आप दो किस्म के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 1 is the diagonal bracing and second is the longitudinal bracing। Now what is unbraced frame? Unbraced frame basically जो है वही फ्रेम्स होते हैं जो साइड्स वे पे मूव कर रहे होते हैं। अब unbraced frame is defined as the one in which the resistance to lateral load, जब आपका lateral load एक्ट कर रहा है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, आपका मटेरियल जो रेजिस्ट कर रहा है, मेंबर जो रेजिस्ट कर रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय द बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड देयर कनेक्शंस विदाउट एनी एडिशनल ब्रेसिंग। या आप एडिशनल ब्रेसिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, मेंबर को आपने सेल्फ स्टेबल बनाया, मेंबर अपनी एबिलिटीज की वजह से, अपने उसके रिजिड सेक्शंस की वजह से जो एडिशनल लैटरल लोड्स एक्ट कर रहे हैं उनको वो रेजिस्ट करता है। दैट फ्रेम, दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज अ अनब्रेस्ड फ्रेम्स, जिनको आप सोए फ्रेम्स भी कंसीडर कर सकते हैं। सो इन दैट केस वी हैव अ के वैल्यू, के फैक्टर फॉर कॉलम्स हैविंग अ वेल डिफाइंड एंड कंडीशंस, के जो कॉलम्स जिनकी वेल डिफाइंड एंड कंडीशंस हैं उस केस के अंदर आपकी के की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से स्विच कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव अ कॉलम और जब इसके ऊपर जो है वो आपका एक्सियल लोड एक्ट करता है और कॉलम जो है वो डिफॉर्म होता है और यहाँ पे एक ही डिफॉर्मेशन जनरेट हुई है, इसकी जो ओवरऑल अनसपोर्टेड लेंथ थी वो अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ जो है वो दोनों सिमिलर हैं इस केस के अंदर, क्योंकि साइड्स वे कोई अपीयर नहीं हो रही। अब साइड्स वे अपीयर नहीं हो रही इस केस के अंदर जो है वो एक ही वेव जनरेट हो रहा है। इस केस के लिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ टोटल अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव लेंथ। और इस केस के अंदर जो आपकी के की वैल्यू है बेसिकली वो 1 ट्रीट होती है एंड नो साइड्स वे, कोई साइड्स वे इसके अंदर नहीं है, कॉलम आपका साइड के अंदर कोई मूव नहीं कर रहा। अब सेकंड के अंदर पॉइंट हमारे पास क्या आती है कि जब आपका इसी तरह का एक कॉलम है जिसके अंदर कोई भी साइड्स वे रोटेशन नहीं है, लेकिन जो बेंडिंग है वो बेंडिंग बेसिकली इरेगुलर बेंडिंग जनरेट हुई है। यहाँ पे साइमल्टेनियस बेंडिंग है, यहाँ पे आपका कर्वेचर आ रहा था स्लोली और यहाँ पे जो कर्वेचर है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस जो हैं वो आपकी डिफरेंट हो जाती है। उस केस के अंदर जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ आपका वेरी हो जाता है, कंसीडर एज अ के फैक्टर हियर ऑन बोथ एंड्स, और उसके साथ आप अनसपोर्टेड लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस के अंदर जो के की वैल्यू है वो 0.5 नॉर्मली थ्योरेटिकली हम अज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो 0.65 हम यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी साइड्स वे मोशन नहीं है। इवन सम केसेस के अंदर आपके पास डिफॉर्मेशन, यहाँ पे भी नॉन सोए कंडीशंस हैं, डिफॉर्मेशन या इसकी जनरेट हुई तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, तो यहाँ पे आपका जो अनसपोर्टेड या इफेक्टिव लेंथ है बेसिकली वो आपकी यहाँ से लेके इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक कंसीडर होती है और इसके साथ आप के की फैक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल अनसपोर्टेड लेंथ यू ऑलरेडी हैव। और इस केस के अंदर आपके पास जो थ्योरेटिकली के की वैल्यू है वो 0.7 अज्यूम की जाती है और प्रैक्टिकली हम 0.8 भी यूज करते हैं। तो फॉर नो साइड्स वे कंडीशन हमारे पास जो के की वैल्यूज थी वो हमेशा हम ऑलवेज लेस देन 1 कंसीडर कर रहे थे। अगर हमारे पास साइड्स पे आ जाता है, यानी कॉलम आपका ओरिजिनली ये डायमेंशंस थे, जैसे आपने लोड अप्लाई किया कॉलम की जो डिफॉर्मेशंस हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई, एक तो इसके अंदर एक किस्म की जो है वो सेटलमेंट भी डेवलप हुई और दूसरा जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन भी जनरेट हुई। उस केस के अंदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो है वो हमारे जहां तक स्विच हुए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ होती है वो हम इफेक्टिव लेंथ ट्रीट करते हैं। K is the length factor and L is the unsupported length। तो थ्योरेटिकली K की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकली जो है वो 1.2 चूज होती है और इस केस के अंदर आपके पास साइड्स वे भी आ जाता है, यानी जिसको हम सोए फ्रेम्स कहते हैं, जिसको हम अनब्रेस्ड फ्रेम्स कहते हैं, यानी कि वो साइड्स के अंदर मूव कर सकता है। सो नाउ हियर वी हैव अगेन साइड्स वे और यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ है, के की वैल्यूज हैं, सम केसेस के अंदर 2 और 2.1 भी हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास अनब्रेस्ड फ्रेम्स हैं जिनके अंदर जो है वो कॉलम सिग्निफिकेंटली जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से स्विच कर जाता है और आपके पास के की वैल्यूज आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। देन वी हैव अ पार्शियली रिस्ट्रेन्ड कॉलम्स। एक था हमारे पास ब्रेस्ड कंडीशन, अनब्रेस्ड कंडीशन, सोए फ्रेम्स, नॉन सोए फ्रेम्स। नाउ वी हैव अ पार्शियली रिस्ट्रेन्ड के कुछ हम कॉलम्स को रिस्ट्रेन कर रहे हैं समहाउ एट सर्टेन लेवल तक। कंसीडर एग्जांपल ऑफ कॉलम ए बी एज शोन इन फिगर कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक फ्रेम है कंप्लीट स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो फ्रेम ट्रीट कर रहे हैं वो ये आपका ए बी फ्रेम है। अब इस मेंबर के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एंड्स हैं द एंड्स आर नॉट फ्री टू रोटेट, कि जो एंड्स हैं इस मेंबर के अंदर वो आपके फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन
जो कंडीशन है एंड आर आल्सो नॉट परफेक्टली फिक्स भी नहीं है। इंस्टेड दीज एंड्स आर पार्शियली फिक्स्ड, हम कंसीडर करते हैं इनको एज अ पार्शियली फिक्स्ड विद द फिक्सिटी डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ रिलेटिव फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम्स मीटिंग एट द जॉइंट टू द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द बीम्स मीटिंग एट द जॉइंट। यहाँ पे हमारे पास जो अदर फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, दैट फैक्टर बेसिकली इज द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे आपके पास जो कॉलम है बेसिकली वो ये एंड जॉइंट जो है ये कॉलम के साथ भी कनेक्टेड है और बीम के साथ भी कनेक्टेड है। उस केस के अंदर यहाँ पे हम कम्युलेटिव जो स्टिफनेस ले रहे होते हैं और यहाँ पे भी हम कम्युलेटिव स्टिफनेस ले रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो बेसिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो स्टिफनेस है बेसिकली उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं लैम्डा या जी फैक्टर के साथ एट ईच एंड, दोनों एंड्स के ऊपर इज इक्वल टू सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ बीम्स। Stiffness of column is equal to EI over L and then we have for beams EI over L। और यहाँ पे आपके पास कॉलम्स की आ जाती है, यहाँ पे आपके पास बीम्स की आ जाती है। दोनों की आप कम्युलेटिव जो है वो यूज कर रहे होते हैं और इसको हम कंडीशन को कंसीडर करते हैं एज अ पार्शियली रिस्ट्रेंट कॉलम्स और रिस्ट्रेंट फ्रेम्स। नाउ वी हैव अ के वैल्यूज फॉर ट्रस एंड ब्रेस्ड फ्रेम मेंबर्स। क्या ब्रेस्ड फ्रेम मेंबर्स और ट्रसेस के लिए के की वैल्यूज हमारी किस तरह से मूव कर रही होती हैं? जो हम पहले डिस्कस कर रहा है वो अनब्रेस्ड कंडीशंस थी। अब के की वैल्यूज जो है वो ट्रसेस के लिए और ब्रेस्ड फ्रेम्स के लिए किस तरह से मूव करती हैं? द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के इज कंसीडर्ड इक्वल्स टू 1 फॉर मेंबर्स ऑफ द ट्रसेस एंड द ब्रेस्ड फ्रेम कॉलम्स। की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर द ट्रसेस के केस के लिए और ब्रेस्ड फ्रेम कॉलम्स के लिए के की वैल्यू। इन द केस the value is to be used less than 1 for the frame columns, detailed buckling analysis required to carry it out and the bracing is to be designed accordingly। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलास्टिक बकलिंग लोड फॉर द लॉन्ग कॉलम्स हम एक पूरा मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, पूरा एक सॉल्व करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं मेंबर्स के अंदर कि लेट्स सपोज वी हैव अ अप्लाइड लोड हियर कि एक्सिलरी लोड है मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहा है और मेंबर के अंदर जो एक डिफॉर्मेशन जनरेट हुई है अल्टीमेट एक बकल्ड शेप है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट डी हमने कंसीडर की और ये आपके पास एक बकलिंग लोड है, एल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। A column with pin connections on the both sides है, कॉलम जो है वो पिन कनेक्शंस है दोनों तरफ से, is considered for the basic derivation हमने यूज की। The column has a length of L and is subjected to axial compressive force। ये कॉलम जो है वो इसकी लेंथ टोटल L है और axial compressive load जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। Then the buckling of the column occurs at the critical compressive load की critical compressive load के ऊपर जो है वो आपकी buckling अपीयर हो रही है मेंबर के अंदर। Then we have the lateral displacement for the buckled position at height y from the base is u कि हमने एक y distance के ऊपर जो deformation या buckled shape की जो value या deflection जो हमने consider की उसको हम represent करा रहे हैं। Let's suppose this value is equals to u। Now the lateral displacement हमने जो represent कराई at y height के ऊपर एक u की value, the bending moment at this point is equals to कि हम अगर इस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जो है वो दोनों का एक कम्युलेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। एक हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास ऑलरेडी लोड था, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू जो आपका क्रिटिकल कंपैरेटिव एक्सियल लोड है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो हमारे पास एक बकल्ड पोजीशन थी उस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो है वो बेंडिंग मोमेंट जो टी पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई इसकी वैल्यू आ गई। And furthermore, we have this bending moment is a function of the deflection, unlike the double integration method कि ये हमने या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एक इमेजिनरी पर्सपेक्टिव के लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपने वैल्यू इंटेंसिटी निकालनी, या आप बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। The equation of the elastic curve is given by the Euler-Bernoulli equation, which is the same for the beam के beam के केस में हमने जो यूज किया कंडीशन कि EI डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस मोमेंट और EI यानी कि स्टिफनेस इनटू डबल डेरिवेटिव प्लस मोमेंट हमने जो पीछे डिस्कस किया कि जो आपके पास टोटल क्रिटिकल कंपैरेटिव लोड है इनटू द डिफ्लेक्शन, आपने वैल्यूज पुट की और आपका इसका मजीद जो है वो डेरिवेशंस आ गई। यहाँ पे हमारे पास लेट द क्रिटिकल कंपैरेटिव लोड ओवर EI फैक्टर बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं C से, जो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा अगर आप याद करो स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 के अंदर बैचलर के दौरान हम डबल इंटीग्रेशन मेथड करते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं मेंबर्स के अंदर, पहले C1 C2 उसके बाद हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट कांस्टेंट्स कंसीडर किए हैं कि ये हमारा जो फैक्टर है ये जो क्रिटिकल कंपैरेटिव लोड है डिवाइड बाय EI स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट C2।
तो यहाँ पे हमारे पास जो इस फैक्टर के अंदर इस पूरे कंसीडरेबल प्रोडक्ट के बजाय हमने C2 की वैल्यू पुट कर दी। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू A cos C into y प्लस B sin C into y। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल y एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो, अगर हम कंसीडर करें कि ये y की डिस्टेंस और डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस जो है वो दोनों जीरो हैं, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल पोजीशन के अंदर है, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। तो सारी जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली चेंज हो जाती हैं। u इज इक्वल टू b sin थीटा। उसके बाद अगर बाउंड्री कंडीशन आप एक वेरियस डिस्टेंसेस अप्लाई कर रहे हो तो तमाम चीजें जो है वो आपकी उस हिसाब से सेक्शन के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव बेस्ड ऑन द जो है वो अल्टरनेट अप्रोचेज और बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर करते कराते ओनली द सेकंड अल्टरनेट इज लेफ्ट फॉर द बकल केस sin CL इज इक्वल टू sin क्रैकिंग लोड क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाय EI इनटू L। इक्वेशन जनरेट हुई। फिर मजीद हमने जो है वो थीटा की वैल्यू साइन इंट्रोड्यूस करवा दी कि अगर हम रेडियंस के अंदर थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, n नंबर ऑफ हमारे पास इटरेशंस हैं, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन मजीद मॉडिफाई होती जो है वो हमने क्रैकिंग कंप्रेसिव लोड और क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर। तमाम वैल्यूज हमने पुट की। फॉर द अदर कॉलम्स विद डिफरेंट एंड कंडीशंस वी हैव टू रिप्लेस L बाय द इफेक्टिव लेंथ। के सम केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो कॉलम की कंडीशंस जब डिफरेंट हो जाती हैं कि हम टोटल अनसपोर्टेड लेंथ लेने के बजाय हम इफेक्टिव लेंथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वहां पे हमारे पास K फैक्टर आ जाता है। सो देयरफॉर क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI ओवर K इनटू L स्क्वायर। कि यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के बजाय हमने KL स्क्वायर का टर्म जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। सो देयरफॉर अगेन इक्वेशंस को हमने मजीद मॉडिफाई किया कि पाई स्क्वायर E into A over KL over R whole square is equals to FE into A, where FE basically is the total compressive force. So यहाँ पे it is important to note that the buckling load determined from the Euler equation is independent of the steel strength which is used for the material. क्या आपने नोट किया कि जो हमने कंडीशंस कंसीडर की क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालने के लिए, उसके अंदर बाय यूजिंग आइडल कंडीशंस हमारे पास जो है वो मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ कहीं पे यूज नहीं हो रही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच दिस लोड इज डिपेंडिंग बेसिकली इज द स्लेंडरनेस रेशियो। कि हमारे पास मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी कंसीडर नहीं हो रही, मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ कंसीडर नहीं हो रही, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है। Euler critical buckling load is inversely proportional to the square of the slenderness ratio। कि inversely proportional है, एक चीज बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज जो है वो कम होती जा रही है। With increase in slenderness ratio, the buckling strength of a column drastically reduces। कि अगर एक चीज आपकी slenderness ratio बढ़ जाता है तो आपकी buckling की ability जो है मटेरियल की वो significantly जो है वो reduce हो जाएगी। So as in the discussed earlier कि आपके पास जो conditions थी equations के अंदर KL और R basically is representing the slenderness ratio। PCR is the Euler critical elastic buckling load और critical elastic compressive load भी कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। and FE is basically representing the Euler elastic critical buckling stress। So हमारे पास ये conditions थी, सारे values थे। long compression members fail by elastic buckling and short columns basically members are loaded until the material yield or perhaps even goes under the strain hardening range। कि sometimes हमारे पास जो columns हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। लॉन्ग कॉलम्स हैं, उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, शॉर्ट कॉलम्स का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूजुअल सिचुएशंस फेल्यूर्स अकर बाय बकलिंग आफ्टर अ पोर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज यील्डेड। कि थोड़ा सा पोर्शन अगर क्रॉस सेक्शन का यील्ड कर जाता है तो उसके फौरन बाद जो है वो आपके पास पूरा कंप्लीट सेक्शन जो है वो बकलिंग का फेल्यूर जो है वो रिप्रेजेंट कराता है। दिस इज नोन एज अ इनइलास्टिक बकलिंग। इसको हम इनइलास्टिक बकलिंग कहते हैं। यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन्स के अंदर, ये पिक्चर है आगे फिगर है, मैं आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वेरिएशन इन कॉलम बिहेवियर, के कॉलम का जो बिहेवियर है जिस तरह से चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो इज शोन इन फिगर 3.18। कि RC बेसिकली इज अ फैक्टर जो कि रिप्रेजेंट करा रहा है आपके पास स्टील मटेरियल जो कि 36 है। इसके लिए हमारे पास एक कम्युलेटिव चार्ट है पूरा कंप्लीट। कि ये हमारे पास एक क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड है, ये आपके पास RC इज द फैक्टर, एक क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है। अगर आप कॉलम्स को कंसीडर करते हैं एज अ लॉन्ग कॉलम्स तो आपका मटेरियल जो है वो एक इलास्टिक बकलिंग की रेंज के अंदर प्ले करता है, उसके बाद सडनली जो है वो कोलैप्स कर जाएगा या बकल हो जाएगा। अगर आपके शॉर्ट कॉलम्स जो है वो नॉर्मली आपकी जो इनके अंदर जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो जनरेट हो रही होती है स्लेंडरनेस रेशियो की वो अराउंड 20 to 30 होती है,
और इस केस के अंदर हम इग्नोर करते हैं कि शॉर्ट कॉलम्स को हम कंसीडर ना करें रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर, तो हमने जो है वो इंटरमीडिएट कॉलम्स चूज करते हैं। तो यहाँ पे RC फैक्टर बेसिकली इज अ क्रिटिकल सिलेरिस रेशियो वैल्यू, जहां से जो है वो हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है बेसिकली वो आपका इन इलास्टिक बकलिंग के अंदर जाता है या इलास्टिक बकलिंग के अंदर जाता है। So RC value basically is equals to 4.71 into E/FY। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो अराउंड 133 फॉर A36 स्टील। इसको मजीद जो है वो हमने आगे भी डिस्कस करना है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर। जैसे ही इसकी यूजेज या इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी, मैं आपको साथ साथ जो है वो अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको हम मजीद डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नाउ असाइनमेंट नंबर 6। So assignment number 6 basically is consisting of 2 questions. Number 1, explain the compression members. ये compression members basically क्या होता है? So just you have to define and how it can be differentiated with the tensile members. कि tensile members के अंदर हम compressive members और tensile members को किस तरह से differentiate करते हैं. Only 3 important points we already discussed in the lecture, जो आपने 3 important point memorize करनी है. And second question is explain in detail the following terms. Number 1 is the instability of columns, and second is the unsupported length of columns in terms of side sway and partially restrained columns. So these both questions from this lecture you have to explain in your own words और इसकी जो है एक अच्छी summary बनाएं. And that's all for today. Thank you very much.